हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ पे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, या फिर रेजिस्टेंस के लेंथ को कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, इस फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि उसकी थिकनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर देने पे रेजिस्टेंस पे कैसे इफेक्ट आएगा। थर्ड वन है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जिस मटेरियल से बना हुआ है, अगर उस मटेरियल को चेंज कर देते हैं, उसके प्लेस पे किसी अदर मटेरियल का यूज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। और लास्ट है हमारा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के टेम्परेचर को चेंज करने मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज कर देने पे उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम फैक्टर ले लेते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ से रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है इसको जानते हैं। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर जानने से पहले हम रिलेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से R इक्वल टू होता है V/I, ठीक है। यानी जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वोल्टेज तो फिक्स होता है, किसी भी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो ये तो फिक्स होगा। अब बस करंट चेंज होगा, मटेरियल को चेंज कर देने से या फिर रेजिस्टेंस की इंक्रीज या डिक्रीज होने से करंट ही ना चेंज होगी, या फिर करंट को चेंज करने से आपका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। टर्मिनल के वोल्टेज को वो तो आपको वन बैटरी को रिप्लेस करके जब आप दूसरा बैटरी लगाओगे तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने वाला है। इसका मीनिंग है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द I हो गया, वोल्टेज तो आपका फिक्स हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाले वीडियो में पढ़ा भी था, I इज या फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से लोग डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर है। T आप उसका है, T है हमारा टाइम, ठीक। तो चार्ज ऑफ द कंडक्टर हो गया और टाइम हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो करंट है वो चार्ज ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/T। ये फर्स्ट वाले R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/I को इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द T को वो हम इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम देख रहे हैं, दोनों को मर्ज कर लेते हैं या दोनों से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/I और I के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/T लिख सकते हैं। देन R इज, इससे क्या मिल रहा है हमें, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, ठीक है। कोई बॉक्स में देख लेते हैं, यानी जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उस कंडक्टर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जितना टाइम लग रहा है उसके वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इस बात को आपको नोटिस करना है। इसी से हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है इसको समझाएंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर को चेंज करने से रेजिस्टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं उसको भी समझाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई कंडक्टर ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर का एक कंडक्टर ले लीजिए। थोड़ी सी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, आप सीधी समझ लेना। तो ये 2 सेंटीमीटर का एक कंडक्टर ले लिए। अब कंडक्टर है और एक और कंडक्टर ले लेते हैं जिसकी लेंथ को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर के प्लेस पे 3 सेंटीमीटर प्लेस कर दिए, ठीक।
अब यहाँ पे अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, ये सपोज ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस वाले के लिए भी ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल्स के टुवर्ड्स मूव करते हैं जब हम लोग कंडक्टर को किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपको ये ज्यूम करना है किसी सेल से कनेक्टेड और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन अब आपके नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम ये ऐसे कैसे बोल दिए, तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आपको स्कूल जाना है, आप 10 फ्रेंड्स हो, आपको स्कूल जाना है और ये आपके स्कूल का पाथ है। ठीक, अब ये आपके स्कूल का पाथ क्या है, नैरो है, और तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 जाओगे। आप 1 बाय 1 जा रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल में समझ लो। आप फ्रेंड्स हो, 10 फ्रेंड्स हो, वो जा रहे हैं, तो स्कूल का पाथ अगर नैरो है 1 बाय 1 जाओगे, तो स्कूल अगर पास है तो 1 बाय 1 जाने पर भी आप कम समय में पहुंच जाओगे, स्कूल टाइम कम लगेगा। बट स्कूल का डिस्टेंस, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप 1 बाय 1 जा रहे हो, तो स्कूल तक सारे के सारे फ्रेंड्स स्कूल तक पहुंच जाओ, उसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मीन्स है, यहाँ से कंक्लूजन निकल है ना कि अगर स्कूल का डिस्टेंस कम है तो कम टाइम लगेगा, स्कूल का डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेंथ कम है तो इसका टाइम मैंने T1 ले लिया, इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर वाले लेंथ को T2 ले लिया। जिसका लेंथ ज़्यादा होगा, जैसे एग्जाम्पल से समझा है, तो उसका टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और जिसका लेंथ कम है तो उसका टाइम कम लगेगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, लेंथ ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा ही होगा। ठीक, अब टाइम अगर ज़्यादा है, और यहाँ इस रिलेशन से हम जानते हैं कि जिसमें टाइम ज़्यादा होगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जिसमें जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R2 है एंड इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, अब इसको लेंथ ऑफ कंडक्टर से कनेक्ट करें, इसका लेंथ ज़्यादा है तो इसका टाइम ज़्यादा हुआ, टाइम ज़्यादा लगा, और टाइम ज़्यादा लगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। इसका लेंथ कम है तो इसका कम टाइम इलेक्ट्रॉन को लगा 1 टर्मिनल टू अदर टर्मिनल मूव करने के लिए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम है। तो यानी यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन मिल गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ इसका लेंथ ज़्यादा था इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इसका लेंथ कम था तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। देन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। ओके, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, इसका हमें यूज करना है। ठीक है, इसी इक्वेशन 1 यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर चेंज करते हैं तो क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं और दूसरा वायर भी ले लेते हैं, बट इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ये फर्स्ट वाले के थिकनेस का जस्ट डबल है सेकंड वाला थिकनेस। अब यहाँ पे भी जस्ट वैसा ही एग्जांपल, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों का बीच का फिक्स है। आपको 10 फ्रेंड्स हैं, आप 10 फ्रेंड्स को जाना है। अब सारे के सारे फ्रेंड्स आप जब स्कूल पहुँच जाओगे तो वो आपका नेट टाइम होगा। ठीक है, वो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम आप लोगों ने टेकन किया। तो अब ये नैरो पाथ है तो आप 1 बाय 1 जाओगे। अब 1 बाय 1 जब जा रहे हो, ये आपका लास्ट वाला फ्रेंड भी स्कूल तक पहुंच जा रहा है, तो ये पता चलेगा कितना टाइम आपने लिया। अब यहाँ पे अगर आपने पाथ को वाइड कर दिया, अब इस सिचुएशन में क्या करो, अब पहले वाली सिचुएशन में 1 फ्रेंड 1 टाइम पे जा रहा था, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उसके बाद दूसरा फ्रेंड यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा।
बट यहाँ पे आपका पाथ वाइड होने से आपको क्या बेनिफिट्स मिला, अब एक साथ 2 लोग जा सकते हैं। एक साथ जब 2 लोग जाएंगे तो सारे के सारे लोग को स्कूल, घर से स्कूल तक जाने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर इसका टाइम T1 है, इसका टाइम अगर T2 है, ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कम टाइम लगेगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। T2 टाइम कम होगा, T1 टाइम ज़्यादा होगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 हो गया। अब क्या हो गया, T1 इज ग्रेटर देन T2। अब ऊपर हमने कंक्लूजन निकाला था रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो यहाँ पे इसका अगर टाइम T1 है तो रेजिस्टेंस R1 अगर हम एज्यूम करते हैं, इसका टाइम T2 है, रेजिस्टेंस R2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2, यहाँ से क्या पता चल जाएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करने से आपका जो रेजिस्टेंस है डिक्रीज हो गया। यहाँ पे लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, इसका थिकनेस कम था, इसका थिकनेस ज़्यादा था, बट रेजिस्टेंस R1 ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर देने से आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक। तो अगर ऐसे रिलेशन होता है कि वन क्वांटिटी को इंक्रीज कर देने से अदर क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, तो इस रिलेशन को बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स जो आपका रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। इसको भी बॉक्स में कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट सेशन में आप कमेंट करिएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, एंड इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग था आपका R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को मर्ज कर देंगे, देन हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/A, ठीक। अगर अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव होता है तो इक्वल टू का साइन आता है विद द कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आपका जो कांस्टेंट है वो रो है, ये जो सिंबल है, सिंबल को रो पढ़ते हैं, और ये रो आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू आपको फाइंड करना होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा रो इक्वल टू हो जाएगा RL/A, ठीक। एंड इफ L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1 कर लेते हैं, तो आपका रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को 1 मीटर हम ले लेते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं, तो मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। जो रेजिस्टिविटी होती है रो, वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आ गया, यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट देख लेते हैं। रो इक्वल टू RL/A, रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ओम का सिंबल पहले ओम लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, RA/L होना चाहिए, ठीक। तो एरिया की जो यूनिट होगी ये यहाँ पे, इसको कट करके ऊपर लिख देते हैं, रो इक्वल टू RA/L, यहाँ से आ रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, R इंटू A डिवाइड बाई L, तो रो इक्वल टू RA/L हो गया। तो यहाँ पे इसकी यूनिट देखते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम,
एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो यूनिट हो गई ओम। मीटर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे तो ओम का सिंबल होता है और मीटर का सिंबल एम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है the resistivity of substance is numerically equal to the resistance of a rod, that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section area। वही मैंने जो बताया है कि अगर रॉड के लेंथ को 1 मीटर कर देते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं तो मटेरियल की जो रजिस्टिविटी होगी वो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस रॉड की जो रजिस्टिविटी होगी वो रॉड के रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस की इक्वल होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऊपर निकाल के भी दिखा दिया है ओम मीटर कैसे आ गया। उसके बाद है रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी of material that quantifies how strongly it resists or conduct electric current। ठीक है, रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक करंट कहते हैं और ये किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि उस मटेरियल से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली फ्लो होगा या फिर नहीं होगा। जैसे हम मटेरियल को डिफाइन करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर बेसिस पे, तो कंडक्टर क्या बताता है, ऐसा मटेरियल जिसकी रजिस्टिविटी लो होती है जो इजीली करंट को फ्लो करवा देता है उसको हम कंडक्टर बोल देते हैं। और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, ऐसे मटेरियल जिसकी रजिस्टिविटी हाई होती है जो करंट को इजीली फ्लो नहीं करवाता है उसे हम इंसुलेटर बोल देते हैं। ठीक है, फिर है रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है वो सब्सटेंस के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे आपको मेटल की जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है और एलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो इंक्रीज नहीं होती है। तो यही बताया, रजिस्टिविटी को पहले ही बता दिए हैं कि मटेरियल टू मटेरियल चेंज करने पे रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। और दूसरा टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो अगर हमने कंडक्टर मेटल का लिया है तो उसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और एलॉय का लिया है जैसे नाइक्रोम एक्सेट्रा का लिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं करेगी, वो सेम रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर से एक चीज़ देख लेते हैं। और तब यहाँ पे हम देख रहे हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी R जो है वो रो पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स रजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर रजिस्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे तो या फिर डिक्रीज कर देंगे तो R पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि रजिस्टेंस भी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद हमने देखा कि रजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज व्हेन चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में जब हम चेंज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तब हमने जो स्टार्टिंग में 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, 4 फैक्टर पढ़ने थे, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, एंड रेजिस्टिविटी जो होती है नेचर ऑफ द मटेरियल से चेंज होती है। मटेरियल को अगर चेंज कर देते हो तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, इस वजह से आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। लास्ट है हमारा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे भी सेम है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज हो जाती है। मेटल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और एलॉय की रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है। इसी वजह से रेजिस्टिविटी अगर चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।